BBN राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलते चलते बात करेंगे धौलपुर ज़िले के निवर्तमान लोकप्रिय जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल जी से, जिन्होंने कल ही एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, अलविदा धौलपुर। हम उनसे धौलपुर ज़िले के उनके अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे। स्वागत है श्रीमान जायसवाल साहब। कल मैंने जो पोस्ट डाली थी उसमें अलविदा धौलपुर के अलावा धन्यवाद धौलपुर और आभार धौलपुर भी व्यक्त किया। ये जर्नी मेरी 3.25 साल की रही, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा करीब जीवन का 20 साल पहले गुजर चुका था। 2.5-3 साल का ये हो गया, तो मैंने अपनी टोटल जो 60 साल की ज़िंदगी है उसमें से 22 साल से अधिक धौलपुर ज़िले में गुजारा। शुरुआत में जब आया तो मेरे लिए बड़ी चुनौती थी कि ऐसे ज़िले में काम करना जहाँ आपका बाल्यकाल गुजरा। पहली से 8वीं तक पढ़ाई हुई, पिताजी का 10 साल तहसीलदार रहे, 2.5 साल SDM रहे, मैं 2.5 साल यहाँ ADM रहा। तो शुरुआती दौर में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया कि मेरे लिए बड़ा एक समस्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाएं, काम करें। और मेरा सौभाग्य है कि 2.25 साल की मैंने जो परीक्षा दी, और मैं सोच रहा था कि मैं इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का 2-3 महीने बाद देखूंगा कि क्या हुआ, फेल हुआ, पास हुआ। पर आम जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से विभिन्न समारोह का आयोजन किया, जो स्नेह, सम्मान और प्यार दिया, मुझे लगता है कि उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया इस पूरे एग्ज़ाम को ख़त्म होने का, उससे पहले ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। ठीक बात है, और परीक्षा परिणाम भी मेरिट के साथ आपका आया है, क्योंकि धौलपुर ज़िला ही नहीं, आसपास के ज़िले के लोगों ने भी यहाँ आकर आपका जिस तरीके से अभिनंदन और स्वागत किया है, वो एक अनूठी चीज़ देखने को मिली। मेरे 40 वर्ष के पत्रकारिता जीवन में मैंने आज तक कभी इस तरह के जो जिला कलेक्टर महोदय और भी यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने आपके लिए विदाई समारोह, अभिनंदन समारोह आयोजित किए, वो एक अनूठी बात रही। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष के नाते कई बार आपसे मुलाकात हुई और हमने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आपसे ज्ञापन दिए, अनेकों बार ऐसा मौका लगा। अभी आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून या पत्रकारों को सुरक्षा के लिए इस कानून की राजस्थान में आवश्यकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से समय समय पर जो घटनाक्रम हुए हैं, पत्रकारों की सुरक्षा भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, और राज्य सरकार के स्तर पर भी इसका कॉन्ग्निजेंस लिया गया है, और ये बेसिकली एक नीतिगत निर्णय है। तो हम लोगों ने भी आपका जो ज्ञापन था ऊपर भेजा है, और ये उम्मीद की है कि सरकार के द्वारा इस पर विचार करके निश्चित रूप से कोई सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे, और पत्रकारों की सुरक्षा, जो कि विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हो, रोजगार संबंधी सुरक्षा हो, आय संबंधी सुरक्षा हो, या उनके रहवास संबंधी सुरक्षा हो, तो उसके विभिन्न आयामों पर काम करते हुए काम किया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी जो हाल में घोषणाएँ, बजट घोषणाएँ की हैं, तो इन बिंदुओं पर विचार किया गया है, और निश्चित रूप से कोई कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इसके बारे में लाया जाएगा। दूसरा, पूरे ज़िले में लोगों में बड़ी चर्चा है कि आप यहाँ से कोई राजनीतिक इच्छा भी रखते हैं। लोगों का भी ऐसा कुछ मानना है कि अगर कहीं चुनाव की स्थिति बनती है तो लोग उस समय भी आपको बहुत बड़े समर्थन के लिए तैयार हैं। इस बारे में आपका क्या मन कहता है? सब समय समय पर ऐसी बात उठती रही, लोगों ने खुले मंच पर भी चर्चा की, मुझसे भी पूछा। मूल कारण ये रहा कि जिस ज़िले में मैं जिस तरह से मैंने काम किया, लोगों से सीधा मैंने एक्सेस रखी। सबसे बड़ी बात थी इजी एक्सेस, कोई भी कभी भी कैसे भी मिल सकता था, उसको जो प्रेम स्नेह मिला। एक तो बात इजी एक्सेस की वजह से लोगों में धारणा विकसित हुई कि इतना अगर जुड़ाव, इतना लगाव, इतना मेलजोल है तो इसका भी कोई अर्थ मायने हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर इस तरह का कोई रुझान और विचार नहीं है, पर यू नेवर नो अबाउट द डेस्टिनी। भविष्य की गर्त में क्या छिपा हुआ है, ये समय ही बता पाएगा। ये भविष्य के गर्त में है, ठीक कहा आपने। बाकी धौलपुर ज़िले की जनता जिस तरह से आपके साथ अपना जुड़ाव महसूस करती है, तो लगता है निकट भविष्य में ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं ये जानना चाहूँगा, जिला कलेक्टर ज़िले के मुखिया होने के नाते एक बड़ी चमक दमक और बड़ी शानदार ज़िंदगी अब तक आप जिए। सेवानिवृत्ति के बाद बाकी तो शानदार ज़िंदगी तो वही होती है जिसमें शांति हो हर तरह से, लेकिन जो राज्य की सुविधाएं हैं ये सारी समाप्त होने वाली हैं। तो अब आप आगे अपने को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे भविष्य के बारे में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बिजी तो रहना पड़ेगा। आप आगे क्या योजनाएं हैं जो आप
अगले दिनों में आप अपनाना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बात तो सही है कि राजकीय जीवन में विशेष रूप से एज ए जिला कलेक्टर जो सुविधाएं मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है, और जिस तरह का आपका फैसिलिटीज़ हैं, वो ग्लैमर है, और जिस तरह की पावर है, वो आपको एक असीम शांति देती है, असीम महत्व की भावना पैदा करती है। लेकिन शुरुआती दौर से मेरे में पावर नुकसान बहुत हाई नहीं रहा, और इसी कारण से जनता में लगाव और मिलने की प्रवृत्ति और जुड़ाव उसी का एक आउटकम था। तो चूंकि पावर नुकसान बहुत अधिक नहीं रहा, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। यस, मैं ये कह दूँ, ये नकार दूँ कि इससे कोई अंतर नहीं आएगा, वो भी सही नहीं होगा। मैंने शुरुआती दौर से इस चीज़ की मानसिक तैयारी की, और मुझे पता था कि रिटायरमेंट के बाद 2 ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल ये कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और दूसरा सवाल ये कि आपके बच्चे कैसे हैं। कोरोना के बाद मेरी शारीरिक हालात में परिवर्तन हुआ काफ़ी, लेकिन योगा, मेडिटेशन, फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपने आप को बहुत कुछ करने में सफल रहा। जहाँ तक पारिवारिक जीवन है, दोनों बच्चे हैं, दोनों एम्प्लॉयड हैं, एक बेटी है अमेरिका में पढ़ रही है, और उसकी शादी भी इसी कोरोना काल में हुई। मज़े की बात है कि 2018 के बाद मैं अपनी बेटी से नहीं मिला, शादी भी हुई तो मैं अपनी दामाद से मुलाकात नहीं हुई। मैं अब जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। अब राजकीय सेवा में जो काम किए वो राजकीय सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए और बाकी चीज़ें की, इनोवेशंस किए, लेकिन अब निजी जीवन में मैं अपना को सकारात्मक रूप से व्यस्त रखने के लिए, टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिवली इंगेज इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, आई विल मेक सम अटेम्प्ट। मैं अभी तो 2-4-5 महीने तो केवल ये घूमना फिरना और पारिवारिक जो दायित्व उनका निर्वहन, पर उसके बाद निश्चित रूप से कुछ सोचूंगा कि इस मानसिक ऊर्जा की खपत करने के लिए क्या चैनल्स विकसित किए जाएं, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि रिक्तता अगर रही तो निश्चित रूप से ये आपको समस्या पैदा करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बड़ी बात है। 2018 के बाद से आप बेटी से नहीं मिले, दामाद से भी नहीं मिले। अभी आप कुछ समय बेटी के पास भी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहाँ सबसे मिलेंगे। बेटे के पास, बेटा भी आपको बाहर, बेटा मेरा बॉम्बे में है। हाँ, बॉम्बे में है, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन ये महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ये सब कुछ घूमना फिरना रहेगा। सही बात। उसके बाद फिर आप एनजीओ के द्वारा या किस माध्यम से, आप चूँकि इतना आप पब्लिक के साथ जुड़ाव रखते हैं, तो समाज सेवा निश्चित रूप से आप करेंगे जहाँ भी रहेंगे। तो उसको आप किस तरह के प्लेटफॉर्म को लेकर चलेंगे, जिससे एक बार फिर आपका समाज के साथ लगातार जुड़ाव बना रहे? अभी मैं अपने मित्रों शुभचिंतकों से इस बिंदु पर भी कर रहा हूँ विचार विमर्श, सभी संभावनाओं को तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी व्यक्तित्व का जो पर्सनैलिटी ओरिएंटेशन है, मेरी वर्किंग पैटर्न है, मेरी सोच समझ, मेरी प्राथमिकता, उसके अनुरूप क्या ऐसा काम रहे जो कि मुझे भी हाँ, सुख दे, सुकून दे, चैन दे। बिल्कुल। क्योंकि मुझे अब कोई भौतिक उपलब्धियों की कोई तलाश नहीं है। तलाश केवल इसी बात की है कि ऐसा काम दे जिससे कि मान सम्मान बना रहे, यश मिले। लेकिन अभी ये रिटायरमेंट से पहले का जो मैं घटनाक्रम देख रहा हूँ, बड़ा स्तब्ध करने वाला है। मैं अक्सर अपनी बैठकों में ये कहता हूँ, सम्मान समारोह में, कि उगते सूरज की पूजा मैंने सभी जगह देखी, पर मेरा जैसा आदमी जो जीवन के 5-10 दिन ही नौकरी के बचे हैं, जिसका कोई भविष्य नहीं, ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई सेवा काल बचा और मैं कहीं जाके चीफ सेक्रेटरी या कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने की स्थिति में, उनके बावजूद भी जिस तरह निरंतर लोगों का आना जाना, मिलना जुलना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीवन की एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेरे लिए बहुत बड़ा नोबेल प्राइज़ है। उन समस्त को देखते हुए मैंने महसूस किया कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, ये लगाव जुड़ाव और स्नेह जो है बना रहे, और किसी फील्ड में मेरे को इन्वॉल्व रहूँ। बहुत अच्छी बात है आदरणीय जायसवाल साहब। वाकई आप जैसे ऊर्जावान व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए करते रहना ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि शारीरिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए भी ये सक्रियता बेहद ज़रूरी है। कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा जी जी, जिले में क्या किया। जी बताएं साहब। क्योंकि हमारी चर्चा में और बातें तो सब हो गई, लेकिन हमने जो किया उसका भी मैं एक रवा तबसरा दूंगा। जी हाँ, जी सबसे बताइए। पहले तो वोटर सत्यापन कार्यक्रम से शुरू हुआ। वोटर सत्यापन कार्यक्रम के समय एक तहसीलदार था और एक सीओ नगर जिला परिषद थे, बाकी सारी पोस्टें खाली थी। हम 28वें पायदान पे थे। हमने धीरे धीरे कर मेहनत की और अगले 20 दिन के अंदर ही हम राजस्थान में प्रथम आए, गवर्नर अवार्ड मिला। उसके बाद ई मित्रों केंद्रों के माध्यम से पर्चियों का वितरण का एक सिस्टम विकसित किया। अस्पतालों में लंबी चौड़ी भीड़ रहती थी, अव्यवस्था रहती थी, अराजकता रहती थी, अस्पताल का एस्थेटिक्स और एम्बियंस खराब रहता था, उसके लिए भी मुझे ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। ऑनलाइन जमाबंदी का हमने पूरे ज़िले में एक अभियान चलाया, राजस्थान का 7वां जिला बना जिसमें कि पूरे ज़िले में इस को हमने कराया। ONRC में हमने 1 लाख से अधिक फर्जी यूनिटों का विलोपन किया। इस काम में महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि सरकार ने काम तो शुरू किया,
लेकिन क्या प्रक्रिया अपनानी है, कैसे करना है, ये स्पष्ट नहीं था। ज़िले में जो नवाचार हुए और जो सिस्टम्स और फॉर्मेट्स हमने अपनाए, पूरे राजस्थान में उनको अप्लाई किया गया। हमने जो भी काम किया, नीति आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी रही। 115 जिलों में धौलपुर एक जिला था, 15 करोड़ से अधिक का इनाम अपने अचीवमेंट्स की बदौलत जीता। तो ये ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सीएमओ में एक अधिकारी ने टिप्पणी की कि जो ज़िला जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं थी और जो ज़िला हर स्कीम में पिछड़ा रहता था, और हम भी इस बात को मानते थे कि वहाँ की स्टाफ नहीं है, संसाधन नहीं है, वर्क कल्चर नहीं है, स्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हैं, इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता है, उस ज़िले ने न केवल उस स्थिति को दूर किया बल्कि रोल मॉडल बन के उभरा, विभिन्न स्कीम्स में फर्स्ट सेकंड पोजीशन लाया। तो ये अचरज की बात थी। मैं कहता हूँ कि धौलपुर में सभी चीज़ों की कमी थी, पर धौलपुर में जज्बे की कमी नहीं थी। धौलपुर का जज्बा जीता, क्योंकि टीम वही, स्टाफ वही, अफसर वही। उसके बावजूद भी अगर हम काम करा सके तो केवल नेतृत्व देके, मजबूत नेतृत्व दिया, मजबूत दिशा दी, क्लियर मैंडेट दिया, उनके साथ काम किया, और सबसे बड़ी बात ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स थे सीधा संवाद रखा, क्योंकि ये संभव नहीं था यहाँ के बीच में मैं इंटरमीडिएट लेवल के अधिकारियों पर निर्भर करके इसको काम कराता। तो उपलब्धियों के मामले में भी कोई ऐसी स्कीम नहीं, एजुकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, हेल्थ हुआ, दुनिया भर के काम कराए। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन और मेडिकल पे फोकस किया और ICDS पे, क्यों हमें पता था कि सड़क बनानी है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम वो जनप्रतिनिधि करा लाएंगे, लेकिन स्कूलों में छोटी छोटी सुविधाओं के लिए उन्हें वंचित होने पड़ रहा है। मैं चूँकि इसी ज़िले में पहली से 8वीं पढ़ा, तो मेरा एक ध्येय भी था, एक मानस भी था कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं जिससे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे जो है आगे मजबूत बने। तो इन सब चीज़ों को हम करा पाए, इसके लिए खुशी है। और सबसे बड़ी बात कोविड प्रबंधन की है। आज मैं जब भी विभिन्न समारोह में जा रहा हूँ तो इस बात का मुझे क्रेडिट काफ़ी लोग दे रहे हैं। मैं इसका हकदार हूँ या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन कि कोविड में अपनी जान को खतरे में डाल के हमारी टीमों ने जो काम किया, जो नेतृत्व प्रदान किया, लोगों की जान को हमने बचाया, भोजन की व्यवस्था की, और न केवल आदमियों के लिए बल्कि पशु पक्षी चिड़ियाओं के लिए व्यवस्था की, दवाओं के वितरण के लिए जो कंट्रोल रूम सिस्टम डेवलप किया, कॉल सेंटर पैटर्न पे किया कि ज़िले में सूची आती थी, उसके 1-1.5 घंटे में हम लोग इस बात से वाकिफ़ होते थे कि भाई कहाँ दवाई बटी, किसको नहीं बटी। उसके अलावा कोविड केयर सेंटर्स खोले गए, अस्पतालों पर दबाव कम किया गया, सब्जी मंडीज़ को ट्रांसफ़र किया गया, दुकानों की सीलिंग का अभियान चलाया गया, नरेगा में 1 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया। ऐसा कोई फील्ड नहीं था जिसमें हम लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमने जो काम किया वो डोर टू डोर पेंशन का एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान चलाया, जिसमें कि लाखों लोगों को उनके घर जाके पैसा दिया गया। ऐसे लोग जो 500-1000 रुपये की छोटी पेंशन की इनकम पर निर्भर करते थे, जब उनको वो पैसा मिला तो उनको मिली। हमने डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया, जिसमें मेटाडोर्स और गाड़ियों से सामान का वितरण कराया। वॉलंटियर्स का एक बहुत बड़ा विशाल का दल खड़ा किया ताकि उनका इलाज हो सके। ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा जिसमें कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करने पड़े। वो हमारे लिए उपलब्धि है, और मुझे इस बात की खुशी है कि जनता ने हमारी इन प्रयासों को तवज्जो दी, सराहा, और ऐसे अवसर पर जबकि मैं जा रहा हूँ, लोगों ने इस बात को मेंशन किया, इस बात का उल्लेख किया कि सर ये काम बहुत बढ़िया हो। तो आज इस कार्यक्रम में BBN चैनल ने मेरा साक्षात्कार लिया, मुझे अपनी बात को रखने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। आखिर में मैं जानना चाहूँगा, धौलपुर ज़िले के युवाओं से भी आप जुड़े रहे, ज़िले के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो किस तरीके से सार्थक और रचनात्मक कार्य कर सकें, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई एजुकेशन का मार्ग अपनाएं। ज़िले में एक चीज़ जो मुझे कमी नज़र आती है कि पढ़ाई लिखाई के प्रति रुझान जितना होना चाहिए उतना नहीं है। आज के समीपवर्ती ज़िले देखें, मैं कोटा ज़िले से आता हूँ, पढ़ाई का इतना विस्तार है, गली में आप निकल जाएँ 50 आपको इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दूसरे लोग मिलेंगे। निश्चित रूप से छोटी छोटी उपलब्धियाँ हैं, पर ज़िले का जो विस्तार है, जो इसकी पॉपुलेशन को देखते हुए उतना नहीं है। तो वो एक तो एजुकेशन पर बल दें, और एजुकेशन के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी जाएँ। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी सरकार की नौकरी पाए, वो भी अपने प्रयासों से कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है, कोई स्वयं का रोज़गार और काम धंधे शुरू कर सकता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं जिसमें कि उनको अवसर है, उनको काम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बुरी आदतों से दूर रहें। शराब पीने के, गुटखे के, दूसरी जो चीज़ें हैं उनके व्यसन हैं, वो आदमी की शक्ति खराब करते हैं। तीसरा, ये मोबाइल का एक सिस्टम है, इसका सकारात्मक उपयोग तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें ओवर इन्वॉल्व होते हैं और गलत दिशा में जाते हैं तो वो भी ठीक है। अपराध का भी यहाँ एक ग्राफ मैं देखता हूँ कि कई प्रकार की घटनाक्रम ऐसे होते हैं कि कानून अपने हाथ में लेते हैं, कट्टे वगैरह का प्रयोग ही है, तो उनसे भी दूर रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, दूसरी चीज़ें बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, इन चीज़ों का भी धीरे धीरे कमी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जायसवाल साहब, आपने BBN चैनल के लिए समय निकाला। धन्यवाद, पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।